साथियों जय हिंद। एग्जाम ब्यूटी सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज हम लोग पेट परीक्षा के अंतर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि पेट परीक्षा में दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अधिक नंबर और काफ़ी आसानी से देता है और देने वाला है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में अपठित गद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको हल किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अपठित गद्यांश जो हिंदी का है ये आप लोगों के पेट परीक्षा में टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोगों को टोटल 10 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों को कुल 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। कितने? 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। अपठित गद्यांश का मतलब होता क्या है दोस्तों? अपठित का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं को पहले से कुछ निर्धारित होता है कि आप यही पढ़ के जाएंगे और वही आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपठित होता है यानी आप उसे पढ़े नहीं होते हैं। हो सकता है आपको भी पढ़ लिए हो, वो भी आ सकता है, लेकिन वो आपको बता के नहीं कि यही दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अपठित होता है। और गद्यांश का मतलब कि एक गद्य का अंश होता है ना। तो अपठित गद्यांश आपको 2 मिलते हैं और प्रत्येक अपठित गद्यांश पर आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक अपठित गद्यांश आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इस पर देखिए 1 2 3 4 5 प्रश्न दोस्तों है। इसी तरह से आप लोगों को परीक्षा में 2 अपठित गद्यांश मिलेंगे और प्रत्येक पर आप लोगों को 5-5 प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आप लोगों को हल करना होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका आंसर आप लोगों को देना होगा। इस प्रकार से ये टॉपिक आप लोगों को टोटल 10 नंबर दे के जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए ये इतना शानदार टॉपिक है कि आप लोग काफ़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरीका है जिस पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तरीका इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग जो पढ़े होंगे सिलेबस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपठित गद्यांशों का जो है आप लोगों को विवेचन और इसका विश्लेषण करना होता है। यानी जो ये अपठित गद्यांश आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने गद्य का अंश रखा गया है दोस्तों, आपको प्रश्न इसी के अंतर्गत मिलते हैं। ये जो 5 प्रश्न यहाँ पर है, ये 5 प्रश्न आपको इसी के अंतर्गत, यानी इसके जो आंसर होंगे वो इसी में छिपे हुए हैं, है ना। ये आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल सकते हैं या आपको इनका मीनिंग पूछ सकता है। आप इनके अंतर्भाव को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। इस हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपठित गद्यांश को आप बहुत ही आसानी तरीके से और अच्छे से हल करें और बिना गलत किए हल करें। ठीक है दोस्तों, इसे हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के 2-3 चीज़ बातें आप लोग हमारी बात सुनिएगा पहले कि अपठित गद्यांश हल करने के लिए सबसे पहले आपका जो माइंड होना चाहिए वो बहुत ही कंसंट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए, है ना। मतलब संकेंद्रित होना चाहिए, है ना। उसका जो है केंद्रीकरण आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप अपठित गद्यांश हल करें दोस्तों तो आपका दिमाग उस समय वहीं पर हो, किसी अन्य क्वेश्चन पर न चल रहा हो। ठीक है, ऐसा आप पहला काम करेंगे। और दूसरी बात, इस गद्यांश को हल करते वक्त सबसे पहला काम जो होता है आप इसे पढ़ेंगे। क्या आप करेंगे? पढ़ेंगे दोस्तों। पहली बार में आप इसे काफ़ी धीरे धीरे और आसानी से इसे पढ़ेंगे, है ना। काफ़ी धीरे धीरे, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ लिए। नहीं, जब बहुत आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत जल्दी देने का प्रयास मत करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो पेट का जो टाइमिंग दिया गया है आपको, टाइमिंग के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनको करने के लिए पर्याप्त समय आपको मिल जाते हैं। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ऐसे में आप लोग जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, बल्कि बहुत ही आराम से। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप लोगों को टोटल 10 प्रश्न देख जाते हैं और सारे प्रश्न इसी में से हैं। तो ये आप लोगों की बहुत अच्छी बात है कि इसे आप लोग आसानी से पढ़ें और सही हल करके आएँ। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे कोई अगर हिस्ट्री में से आप लोगों को कुछ पूछ दिया गया, कुछ जियोग्राफी पूछा गया, आपको नहीं आ रहा है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप बाद में सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये अपठित गद्यांश में से अगर आप कोई चीज़ गलत करके आ जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से अफसोस ज़्यादा होगा। अफसोस इसलिए होगा क्योंकि ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसमें दोस्तों कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न जो है विलोम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें कोई शब्द दिया हुआ है, उस शब्द का आपसे विलोम पूछ सकता है। इसमें कोई शब्द दिया हुआ है, उसका आपसे अर्थ पूछ सकता है, उसका आपसे मीनिंग पूछ सकता है, यानी अनेकार्थी शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें दोस्तों जैसे कुछ दिया होगा, कुछ ऐसे वाक्यांश होंगे जिनका आपसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आप लोग बस ध्यान दीजिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें बनते हैं। और सबसे टॉपिक इसमें क्या होता है कि आप लोगों से इसका जो है
दोस्तों इसमें आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में यानी लिंग के संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को इस प्रश्न का जो है इस गद्यांश का शीर्षक लिखने को आ सकता है कि शीर्षक क्या होगा। दोस्तों इन सब चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे इस चीज़ों को हम लोग आएंगे अगर परीक्षा में तो कैसे हल करेंगे, क्या तरीके होंगे, कैसे क्या स्ट्रेटजी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आराम से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग भी काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और कुछ सीखिएगा जिससे आप लोग भी परीक्षा में जाकर कम से कम गलती करें और अधिक से अधिक जो है आंसर जो है सही दे सके, जिससे आप लोग अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आइए आराम से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोगों को कम से कम दोस्तों कम से कम आप 3 बार जरूर पढ़िएगा। प्रश्न में परीक्षा में आप लोग परीक्षा में कम से कम 3 बार जरूर आप लोग पढ़िएगा इसे। ठीक है, पहली बार एकदम आराम से, दूसरी बार भी बहुत आराम से, उस पर चीज़ों को आप देखिएगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसे शुरू करते हैं हमारा अपठित गद्यांश। दोस्तों देखिए अपठित गद्यांश, एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ कि अपठित गद्यांश टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ मैथ के जो आपको टेबल और डीआई है वहाँ से आप लोगों को बस 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नहीं तो उस हिसाब से देखा जाए कि ये काफ़ी सबसे आसान टॉपिक है जो आपको सबसे अधिक नंबर देके जाता है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले गद्यांश को आप लोग हमारे साथ पढ़िए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं। दोस्तों काफ़ी आसानी से आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं, इसे आप लोग जैसे पूरा ये है ना, मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ है इसे आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस में और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग दिमाग होना चाहिए, प्रायः भूल जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि हम लोग प्रायः क्या भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो आप क्या आंसर करेंगे कि जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, अगर प्रायः भूल जाते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं, इसके पहले का आंसर यहाँ से लोग ये लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा जो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम प्रायः क्या भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। अगर ये प्रश्न आपसे आता है कि हम लोग प्रायः क्या भूल जाते हैं, तो यह लाक्षणिक प्रयोग है, हम यह भूल जाते हैं। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे चीज़ों को। यानी प्रायः भूल जाते हैं, इसका आंसर यह नहीं होगा कि हिंदी की सेवा करने की बात भूल जाते हैं, नहीं, हम लोग यह सेवा की यह लाक्षणिक प्रयोग है, यह करना, यह भूल जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा। तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह एक लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है। दोस्तों मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। यानी मनुष्य भी बड़ी चीज है और भाषा उसकी सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता। दोस्तों जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है, यानी उसकी क्या कीमत, उसकी क्या वैल्यू है, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता। यानी मैं नहीं कह सकता, यानी लेखक नहीं कह सकते। फिर आगे कह रहे हैं परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को, मनुष्य ये दोस्तों जो है समाज को रोग शोक, जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर, है ना, जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। वह निश्चय ही अक्षय निधि है। दोस्तों इस तरह से आप लोग काफ़ी आराम से इसे पढ़िएगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं तो थोड़ा और तेज़ी से पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम इसी में ही लगा दीजिएगा, है ना। तो हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है।
हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। यानी विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाषा किसके लिए है? तो भाषा मनुष्य की सेवा के लिए। आप लोग ऐसा आंसर करेंगे। अभी हम लोग आगे जो क्वेश्चन है इसके बारे में भी हल करते हैं दोस्तों। इसकी यही होता है दोस्तों, विवेचना और विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब क्या है कि इसकी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा समझिए, ठीक है। उस जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। वह निश्चय ही अक्षय निधि है। वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है अब हम लोग भी पढ़ लिए, 2-3 बार पढ़ लिए, एक बार और पढ़ लेते हैं। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि अलाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप में लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। दोस्तों देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन देखते हैं अक्षय निधि का क्या अर्थ है, और डायरेक्ट फिर यहाँ से आते हैं और तुरंत अक्षय निधि खोजेंगे। अक्षय निधि बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है प्रमुखापेक्षिता से बचाकर, और उसको ऐसे में वो जल्दी जल्दी देखते हैं और फिर उनका जो है क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत करिएगा, पहले क्वेश्चन नहीं देखना है, पहले आप आराम से इस चीज़ को पढ़िएगा, उसको समझिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। इसको पढ़ने के बाद जब आप लोग इसके अर्थ को लगभग समझ लीजिएगा फिर आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग हल करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रमुखापेक्षिता का क्या अर्थ है। दोस्तों देखिए, इसमें एक वर्ड आया है दारिद्र्य अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर, यानी एक ऐसा साहित्य जो दारिद्र्य रोग शोक अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है और निश्चय ही अक्षय निधि है। तो आप लोगों को बताना है कि जो प्रमुखापेक्षिता है इसका क्या अर्थ है यहाँ पे। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, दूसरों से आशा रखना। क्या? दूसरों से आशा रखना, ये प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया पराया सुख अच्छा लगना, यानी पराया सुख अच्छा लगना, ये उसका अर्थ है। सी आपका है पराय सुख की अपेक्षा करना, यानी पराय सुख की कामना रखना, लालसा करना, ठीक है। और डी है ईश्वर का सुख, ईश्वर का दिया हुआ सुख, ये प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए इस चारों ऑप्शनों में, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन प्रमुखापेक्षिता का सही अर्थ है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को पता है तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसे आप लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा, तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे अगर आप रखेंगे ना, प्रमुखापेक्षिता की जगह पे आप लोग रख के देखिएगा, अगर आप इसका अर्थ समझे रहेंगे तो निश्चित रूप से जब आप इन चीज़ों को यहाँ पे रखेंगे तो वो गलत साबित होने लगेंगी, और जो सही होगा वो थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेगा। थोड़ा सा दोस्तों जरूर आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का माइंड कंसंट्रेट है तो आप लोग उसे जरूर हल कर पाएंगे। तो देखिए, प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है, सबसे पहले हम ए को ही रख लेते हैं, दूसरों से आशा रखना, रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा दूसरों से आशा रखने जैसी चीजों से बचाकर। सही तो लग रहा है, अच्छा है। लेकिन पराया सुख अच्छा लगना, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन कहीं मैच नहीं खाता है। अज्ञान तथा दूसरों तथा पराया सुख अच्छा लगना कहीं मैच नहीं खाएगा, ठीक है। पराया सुख की अपेक्षा करना, ऐसा भी मैच नहीं खा रहा है। ईश्वर का सुख यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों राइट आंसर। क्या है? प्रमुखापेक्षिता का क्या मतलब है कि दूसरों से आशा रखना। पर मतलब दूसरे, मुखापेक्षिता मतलब दूसरे से अपेक्षित होना है ना, दूसरे से आशा रखना, दूसरे से अपेक्षा करना है, दूसरे से आशा रखना, यही होता है प्रमुखापेक्षिता का अर्थ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्त्रीलिंग लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, है ना, फिर आप लोगों को अनेकार्थी शब्दों से संबंधित, साथ ही साथ आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को शीर्षक लिखने के लिए दे सकता है। ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों को गद्यांश में देखने को
मिलेंगी। और दोस्तों एक गद्यांश से आप लोगों को टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, है ना, और सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। तो इस मिला के 2 गद्यांश होंगे, 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के होंगे। और दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि आप लोग इसमें 10 में से 10 बड़े आराम से करके आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पहला नंबर ए सेवा दिया हुआ। आप लोग चारों ऑप्शन आप लोग सामने, सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। दोस्तों देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि लिंग कैसे पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हम कैसे जानेंगे। दोस्तों इसको जानने का देखिए आप याद कर सकते हैं 10, 20, 50, 60, 100, 150, 200, 400, 500, 1000, 2000, आपकी जितनी कैपेसिटी आप वर्ड याद रख सकते हैं कि ये जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन दोस्तों वो आप इतने सारे वर्ड को याद रखना संभव नहीं है। किसी किसी की बात जिसमें क्षमता है, कैपेसिटी, वो कर सकता है, मैंने पहले ही कहा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो लिंग पहचानने का है दोस्तों, वो है वाक्य प्रयोग के द्वारा। क्या है? वाक्य प्रयोग के द्वारा। दोस्तों अगर कोई आपको शब्द दे रहा है और उसमें पूछ रहा है कि बताइए ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उस शब्द को एक वाक्य में प्रयोग कीजिए। जब आप शब्द को वाक्य में अगर आपने रख लिया तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए आप उसका लिंग निर्धारण काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा सेवा। सेवा दे रखा है, हमें पता करना है कि सेवा जो है, सेवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों सेवा को हम लोग एक अपने सेंटेंस में, एक वाक्य में जो है इसका यूज करेंगे। तो सेवा, सेवा क्या है? सेवा की जाती है। सेवा की जाता नहीं है, सेवा की जाती है। सेवा की जाती है। दोस्तों सेवा की जाती है, क्या? सेवा की जाती है, सेवा की जाती है, सेवा की जाती है। दोस्तों यहाँ से आप लोग देखिए की जाती है, यहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो गया कि सेवा जो है वो एक क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर की जाता है लिखता, सेवा किए जाता है, तो फिर ये जो है पुल्लिंग हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए जाति लगा हुआ है, इसलिए क्या है, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह से दोस्तों देखिए भाषा, भाषा क्या है? भाषा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप लोग फिर इसे शब्दों में, वाक्यों में यूज करिए। तो भाषा देखिए, तो भाषा भाषा बोला जाता है कि बोली जाती है? भाषा, या भाषा लिखी जाती है कि लिखा जाता है? भाषा लिखी जाती है, भाषा बोली जाती है ना, भाषा बोली जाती है। वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? आप क्या बोलते हैं कि वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ऐसा नहीं कहते कौन सा भाषा बोला जाता है, भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भाषा भी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिए प्रयोग, सी ऑप्शन हमारा है प्रयोग। तो प्रयोग की जाती है कि प्रयोग किया जाता है? प्रयोग की जाती है, किया जाता है। आप लोग यूज करिए, प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देखते हो प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। कोई भी आप वाक्य में यूज करिए, बस वाक्य में यूज करिए। प्रयोग की गई कहने देखते होंगे, प्रयोग की गई, प्रयोग की गई। अगर ये होता दोस्तों तो ये स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन ये ऐसा वर्ड नहीं होता है। प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, स्पष्ट हो गया कि प्रयोग जो है हमारा ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो यही होगा राइट आंसर। और हिंदी का आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ, देखिए साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। देखिए यहाँ पर अर्थ का प्रयोग हुआ है, अर्थ शब्द लिखा गया है ना। इस अर्थ शब्द जो है गद्यांश में प्रयोग हुआ है, इसका कौन कौन सा अर्थ जो है यहाँ पर होगा? और इसमें चारों ऑप्शन में से एक इसका अर्थ नहीं होगा, यानी एक इसका मतलब नहीं होगा। वो क्या होता है आप लोग यहाँ पे बताइए। तो अर्थ यहाँ पर देखिए अनिकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखिए अर्थ का मतलब अभिप्राय होता है, बिल्कुल सही है। अर्थ का मतलब होता है, बिल्कुल सही है। अर्थ का मतलब आशय होता है, बिल्कुल सही है। अर्थ का मतलब धन होता है, ये भी सही है। ये देखिए चारों अर्थ के जो है अनिकार्थी शब्द है, अनिकार्थी शब्दों में आते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए पर्यायवाची भी हो सकते, पर्यायवाची भी हैं, तो बताइए अब यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है उस अर्थ में यहाँ पर कौन सा इसका अर्थ नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। अर्थ का मतलब अभिप्राय से लिया गया है, आशा से लिया गया है, मतलब से लिया गया है। यहाँ पर धन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए यह साहित्य सृष्टि का भी यही धन है,
ऐसा कोई मतलब नहीं। यही आशय हो सकता है, यही अभिप्राय है ये भी हो सकता है, यही मतलब है ये भी हो सकता है, लेकिन यही धन है ये नहीं हो सकता है ना। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि धन जो है हमारा ये हो नहीं सकता है, इसीलिए ये राइट आंसर, यानी ये अर्थ का अर्थ नहीं है। ठीक है, ये इसके एक अनेकार्थी शब्दों या पर्यायवाची शब्द में है, अर्थ का मतलब धन होता है, लेकिन यहाँ पर धन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा ऑप्शन है, चौथा है हम लोगों का क्वेश्चन, कीमत का बहुवचन है। मैंने कहा आपसे वचन से संबंधित प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है। तो वचन, वचन हमारे आप लोगों को पता है, एक वचन, बहुवचन। दोस्तों वचन के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे अगर आप लोगों को लिंग पहचानना है तो आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, अगर वचन पहचानना है तो क्या करेंगे। दोस्तों वचन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पढ़ते ही आप लोग इस चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये वचन बहुवचन है कि एक वचन है। हाँ, इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ है कि आप लोगों को जो है शुद्ध लेखन का ज्ञान जरूर होना चाहिए, है ना, जिसको लोग कहते हैं बर्तनी लेखन का मतलब, सॉरी यहाँ पर लेखन का मतलब ये कि आप लोगों को बर्तनी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है और कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है। अक्सर करके दोस्तों जो वचन पूछता है तो वचन में जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जरूर रखता है। तो देखिए लगभग मामलों में ऐसा नहीं कि जरूरी ही है कि मतलब वो वर्तनी संबंधित ही रखेगा, लेकिन अधिकतर आता है। तो आइए देखिए कीमत का बहुवचन। दोस्तों देखिए पहला दे रखा है कीमती, क्या दे रखा है कीमती। अब आप बताइए कीमती कीमत का बहुवचन है। कीमती तो जैसे किसी एक चीज का विशेषता बता रहा है ना, यानी एक विशेषण है, कीमती तो एक विशेषण है, समझ रहे हैं ना। तो कीमती जो है ये कोई इसका बहुवचन नहीं होगा, इससे बहुवचन का बोध नहीं हो रहा है। देखिए बी ऑप्शन दिया है कीमती, तो कीमती कोई शब्द नहीं है। देखिए की पे पे छोटी मात्रा लगाए जो कि गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। कीमतों यहाँ पे दे रखा है, सी ऑप्शन आप लोग देखिए, सी ऑप्शन दिया है कीमतों, क्या दिया है कीमतों, कीमतों। तो देखिए कीमत का बहुवचन कीमतों, बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आया है ना, कीमतों में भारी गिरावट हुई, कीमतों में भारी वृद्धि हुई, ऐसा आप लोग सुने भी होंगे। तो आप लोग इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जो अपने परिप्रेक्ष्य में हमेशा सुनते हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा। तो कीमतों यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, अक्षय निधि का अर्थ है, अक्षय निधि। दोस्तों यहाँ से आप लोग इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, अक्षय निधि, अक्षय, अक्षय का मतलब जो क्षय ना हो, और निधि का मतलब धन होता है, क्या होता है धन होता है, निधि का मतलब धन होता है। तो अक्षय निधि का क्या अर्थ हुआ, बिना क्षय रोग, ये नहीं होगा, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। हाँ, संपत्ति का मतलब निधि होता है, मतलब धन होता है, और कभी खत्म न होने, अक्षय जो यानी कभी समाप्त ना हो। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है, रोग रहित निधि ये गलत है, कोई नाम ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग चीज़ें सीखे होंगे। तो काफ़ी ध्यान से इसे पढ़िएगा और आराम से करिएगा। और बाकी तो आप लोगों ने सीखा कि अपठित गद्यांश को कैसे हल करेंगे। मैंने जो चीज़ें आप लोगों को, जो गूढ़ बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को अपठित गद्यांश की बहुत सारी प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को परीक्षा आते आते आप लोगों की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न इस पर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह भी पहला था, आप लोगों को बताना था कि किस तरह से आप लोग कैसे हल करेंगे और क्या क्या गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। हल करने से पहले 2-3 बार आप लोग जरूर इसे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में पहले आप लोग प्रश्न नहीं देखेंगे, पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद ही आप लोग जो प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए हमारी तरफ से राम राम। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के